ब्रेस्ट कैंसर भी हम ओवरऑल एज ग्रुप लें ना तो ये ज़्यादा आफ्टर 50s में ही होता है। ओके। 50s में ही होता है। यंगर एज ग्रुप में कैंसर होता है जिसमें कुछ फैमिली हिस्ट्री होती है। ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है लेडी, उसको भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रेस्ट फीडिंग एक हेल्दी है और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है और ये मदर के लिए भी बहुत अच्छी है और बच्चे के लिए तो है ही है। और ब्रेस्ट कैंसर पता कैसे चलता है हमें कि हाँ उसकी शुरुआत हो गई है? ओबेसिटी एक इसका रिस्क फैक्टर है। हम्म। पीरियड्स का जल्दी शुरू हो जाना और लेट बंद होना, जी। अर्ली मेनार्की एंड लेट मेनोपॉज, हम्म। ये एक कारण है हम्म। इसके ब्रेस्ट कैंसर का। मेमोग्राफी से भी लोग इसी वर्ड से, इस नाम से भी डर जाते हैं कि मेमोग्राफी कराने के लिए जाना पड़ेगा, वहाँ पे पता नहीं क्या कुछ होगा। जिसमें फैमिली में कोई ब्रेस्ट कैंसर नहीं है उनको 40 की एज ग्रुप पर एक बार मेमोग्राफी जरूर करवा लेनी चाहिए। मेमोग्राफी के दो पार्ट होते हैं, एक में ब्रेस्ट का एक्सरे होता है और सेकंड पार्ट में ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। इस सीरीज के सेकंड एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर यानी कि महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर की। और आज ये बात हर परिवार के हर सदस्य को जानना बेहद जरूरी है। डॉक्टर रुपिंदर ने इस सीरीज के सेकंड एपिसोड में बताया कि ब्रेस्ट कैंसर दुनिया में नंबर 1 कैंसर है जो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। डॉक्टर साहब की जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में ये बात करी थी जनरल कैंसर के बारे में, कि आपने बताया भी बहुत सारी चीजों को अवॉइड भी कि नहीं खाना है या किन चीजों को हमें अपनी लाइफ में बहुत दूर तक अवॉइड करना है एक तरीके से। और आपने कैंसर के बहुत सारे सिम्टम्स भी बताए थे, लेकिन अब हम जो बात करने वाले हैं वो स्पेशली महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाएं, अगर घर की महिलाएं सही रहती हैं तभी ओवरऑल वो अपने पूरे परिवार को सही रख पाती हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर जो है महिलाओं में आजकल देखा भी बहुत ज्यादा जा रहा है। तो इसका सबसे पहले तो ये मेन रीजन होता क्या है, और ब्रेस्ट कैंसर पता कैसे चलता है हमें कि हाँ उसकी शुरुआत हो गई है? ब्रेस्ट कैंसर ओवरऑल हम देखें दुनिया में तो नंबर 1 कैंसर है। जी। जो ओवरऑल हम डाटा देखते हैं मेल फीमेल्स में तो नंबर 1 पर ब्रेस्ट हम्म। कैंसर आता है। ये ज़्यादातर जो अर्बन पॉपुलेशन में इसके होने के ज़्यादा जी। चांसेस होते हैं। आपने पूछा इसके कारण क्या है? इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? जी। ओबेसिटी एक इसका रिस्क फैक्टर है। हम्म। दूसरा, पीरियड्स का जल्दी शुरू हो जाना और लेट बंद होना, जी। अर्ली मेनार्की एंड लेट मेनोपॉज, हम्म। ये एक कारण है हम्म। इसके ब्रेस्ट कैंसर का। हार्मोन्स का ज़्यादा यूज़, ओवर यूज़ इस कैंसर को बढ़ावा देता है। हम्म। और जो अल्कोहल का सेवन है वो भी ब्रेस्ट कैंसर को जी। बढ़ावा देता है। इसके अलावा 5 to 10% ब्रेस्ट कैंसर फेमिलियल होते हम्म। हैं। जिन औरतों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, या उनको कोई बच्चा नहीं हुआ या उन्होंने इनफर्टिलिटी के लिए कुछ मेडिकेशन हम्म। ज़्यादा लिए तो उनमें भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते जी। हैं। क्या ऐसा भी होता है, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, लड़कियां जो हैं वो आफ्टर 30 मैरिज करती हैं बिकॉज ऑफ देयर करियर, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर शरीर में कोई ऐसी बीमारी भी बन रही होती है जिसका पता हमें बाद में चलता है। तो क्या ऐसा भी, मेरा मेन आपका जो क्वेश्चन पूछने का वो ये है कि आफ्टर 30 इसके चांसेस ज्यादा हो गए हैं अब? ब्रेस्ट कैंसर भी हम ओवरऑल एज ग्रुप लें ना तो ये ज़्यादा आफ्टर 50s में ही होता है ओके। बेसिकली। 50s में ही होता है। यंगर एज ग्रुप में कैंसर होता है जिसमें कुछ फैमिली हिस्ट्री होती है। हम्म। तो जो फेमिलियल कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो यंगर एज ग्रुप पर हो सकता है, हम्म। पर ज़्यादा कैंसर जो 50 एज ग्रुप के बाद ही होते हैं। एज बिगिनिंग हमने जैसे मैंने बताया कि किन महिलाओं में होने का चांसेस है जिनके बच्चे नहीं नहीं हो होते। पाते, ओके। उनमें कैंसर जैसे आज के जो लाइफस्टाइल में है, लेट मैरिज होती है, बच्चे लेट पैदा हम्म। होते हैं या हो ही नहीं पाते, तो एक कारण बन जाता है इन द लॉन्ग रन ब्रेस्ट कैंसर के डेवलपमेंट की तरफ। हम्म। मेन जो इसका सिम्टम है वो अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में समझे तो वो क्या है? इसकी बिल्कुल सिंपल स्पष्ट अक्षरों में एक गांठ। गांठ का मतलब क्या है? मीन्स एक ठोस एरिया, नॉर्मली जी। ब्रेस्ट को जो लेडी अपने
चेक करती रहती है या फ़ील करती रहती है, उसमें कोई गाँठ नाम की चीज़ नहीं थी। हुँ, गाँठ किसको कहेंगे? जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में जैसे एक मार्बल हो या बंटा हो, जी, सकसा होता जी, है। जी। ऐसी चीज़ जो हम हमारे पाम को या अंदर वाले हिस्से को टच करेंगे तो आपको लगेगा ये अलग-सी चीज़ है। सो एक गाँठ जो पहले नहीं थी, ये मेन सिम्पटम है और ये गाँठ अक्सर दर्द नहीं करती। सो पेनलेस गाँठ और कभी-कभी निप्पल से ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है, हुँ, वो भी इनका सिम्पटम हो सकता है। जब एडवांस स्टेज में क्या होता है कि ब्रेस्ट के ऊपर जो स्किन है वो संतरे के छिलके की तरह शेप की हुँ, हो जाती है। वो एक कारण इसकी होने की तरफ इशारा करता ओके, है। जहाँ हमारा और किसी लेडी का जो निप्पल अंदर की तरफ हुँ, रिट्रैक्ट हो जाए, अंदर की तरफ धँसना, ये कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब इशारा हो दे रहे होते हो हैं। सकते मतलब होते हैं। बॉडी हमारी खुद ही इशारा दे रही होती है, हाँ, इशारा कर रही है कि ये चीज़ें पहले थी नहीं, अब हो रही अब है। आपको डॉक्टर के पास जाना है। जी, जी। अच्छा, इसके अगर हम ये बात करें, जैसे आपने ये कहा कि फैमिली हिस्ट्री में जब ये होता है, आपकी मदर को है या मासी को है या नानी को भी था, तो भी लड़कियों को होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर चांसेस रहते हैं तो क्या अर्ली एज में भी हो सकता है? जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसे आपने भी बताया कि नानी, मदर, हुँ, सिस्टर, मासी, ये इसको कहते हैं मैटरनल साइड वाले लिंक्स को कहते हैं ना। तो जिसमें ये कुछ देखा गया है, 2 या 3 फैमिली मेंबर हम कहते हैं। हुँ, व्हेन 2 और 3 मेंबर्स इस चीज़ से अफ़ेक्ट हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर से, तो हमने फैमिली कंपोनेंट को रूल आउट करना हुँ, समझते हैं। उनमें जो कैंसर होगा अर्ली एज ग्रुप पर होगा जी, और ऐसी फैमिलीज़ को हम एडवाइस करते हैं कि कैंसर होने से पहले हमने अलर्ट हो जाना। इसको कहते हैं प्रीएम्प्ट एक्शन लेना। जी, उसके लिए हम कुछ रिकमेंड करते हैं। हुँ, उसमें क्या है कि रूटीन में इन लोगों को कहते हैं कि आप अपनी मैमोग्राफी 30 ईयर एज पर शुरू कर लो जी, और आप ऐसी फैमिलीज़ में बच्चों लेडीज़ को अपने ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन के बारे में हुँ, एक नॉलेज होनी चाहिए। जी, ताकि हर महीने वो अपने ब्रेस्ट को एक सिस्टमैटिकली पैल्पेट कर सकें, पूरे प्रॉपर ब्रेस्ट ओके, को। और एक बार हुँ, इनको 30 साल के बाद जाकर एक बार अपने फैमिली डॉक्टर को जाकर अपना ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करवाना है और उनकी इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करते रहना है। ओके, जिन फैमिली में कैंसर होने की जी। संभावना है, ओनली इन दोज़ केसेस मतलब अगर हिस्ट्री रही है हिस्ट्री है तो तो। ज़रूर करा। आपने सेल्फ एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो किस तरीके से हम सेल्फ एग्ज़ामिनेशन जो लड़कियाँ हैं वो कर सकती हैं या कोई भी फीमेल कर सकती हो? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही सिंपल सी हुँ, चीज़ है। सबसे पहले मैं बताऊँगा करना कब है। ये करना है कि जब मेंसेस साइकिल ख़त्म हो जाता है, उससे 4 या 5 दिन के बाद, जी, तब क्या है कि ब्रेस्ट थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, पेनफुल नहीं होते। देन उस दिन आपने करना है। लड़की ने ये डिसाइड कर लेना है कि मैंने पीरियड्स ख़त्म होने के हर 5वें दिन हुँ, अपने आप के अपने ब्रेस्ट को चेक करने हैं। सेकंड क्वेश्चन जिनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, उन्होंने कब करना है? वो भी महीने का कोई भी दिन फिक्स कर सकते हुँ, हैं, कोई लेट अस से डेट 5 डे 5 हो गया, ओके, 5 तारीख हो गई, 6 तारीख हो गई। ये हर महीने हमने क्यों चेक करना है? जब हम हर महीने ऐसे चेक करते रहेंगे, तो हमें अपनी ब्रेस्ट की फ़ील महसूस पता लग जाएगी, हुँ, ये कैसे है? और हमें ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी नया चेंज हो जाता है, तो हम उसको पकड़ सकते हैं, वो बिल्कुल, लेडी इसके को पकड़ सकती है। करना क्या होता है कि ब्रेस्ट को हमने सिस्टमैटिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अ, राइट ब्रेस्ट को हमने लेफ्ट हैंड से पैल्पेट करना ओके, है, लेफ्ट ब्रेस्ट को राइट से हुँ, करना है और इनको 4 सेगमेंट में डिवाइड कर कर विद द 2 फिंगर्स हमने रोल करते-करते उसको फ़ील करने की कोशिश करनी है। ओके, और एंड में हमने अपनी जिसको कहते हैं ना एक्सिला एरिया हुँ, जहाँ बगल वाले एरिया को हुँ, पैल्पेट करना है। और शीशे के आगे खड़े होकर हाथ को ऊपर लिफ्ट कर कर हम एक्सिला को या बगल को अच्छे तरीके से हुँ। पैल्पेट कर सकते हैं। एंड में हमने निप्पल को स्लाइटली दबाकर देखना है कोई इसमें डिस्चार्ज तो नहीं है। बड़ा सिंपल है और इसको एक हेल्दी रूटीन का पार्ट बनाना चाहिए।
अगर आजकल एक मिथ और भी चला हुआ है कि कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है लेडी, उसको भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा है क्या? ब्रेस्ट फीडिंग इनफैक्ट प्रिवेंटिव है। ब्रेस्ट फीड करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। ओके। तो ऐसा नहीं है भी हुँ। ब्रेस्ट फीड करने से कैंसर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मतलब कई लोगों को ऐसा लगता भी है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तरह की चीज़ें सामने नहीं, आती रहती हैं, तो लोग उसी को सच मान लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रेस्ट फीडिंग एक हेल्दी है और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है और ये मदर के लिए भी बहुत अच्छी है और बच्चे के लिए तो है ही है। अच्छा, डॉक्टर साहब एक बात और बताइए कि जब अगर मान लो अब ब्रेस्ट कैंसर किसी को डायग्नोज़ हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से फिर आगे दिया जाता है? कैंसर के बारे में जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बात की कि कैंसर को ठीक करने के लिए ये ऐसे ट्यूमर जिसको हम सॉलिड ट्यूमर्स कहते हैं, हुँ। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स, इनको ठीक करने का सबसे इफेक्टिव तरीका ऑपरेशन है, सर्जरी है। ब्रेस्ट की बात करें तो ब्रेस्ट में इलाज के लिए पहली चीज क्या है? सर्जरी है। हुँ। सर्जरी में जो अर्ली स्टेज पर आ जाते हैं तो ब्रेस्ट को सेव कर सकते हैं, जी, अकेली गांठ निकाल कर और एक्जिला में लिम्फ नोड्स को निकाल कर हम हुँ, पूरा ब्रेस्ट को सेव कर कर इसको सर्जरी कर सकते जी, हैं। बड़ा है और जहाँ वो औरतें जो ब्रेस्ट सेव नहीं करना हुँ, चाहती या एल्डरली एज है, हुँ, उनमें हम पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर कर इसको ठीक कर सकते हैं। ओके। तो ये फर्स्ट और मेन पार्ट ये है। इसके बाद ज़रूरत पड़ती है कीमोथेरेपी की या हुँ, हार्मोन थेरेपी की। कई पेशेंट्स में हमें हार्मोन थेरेपी जिनका ट्यूमर हुँ, हार्मोनल सेंसिटिव होता है, तो उनको एक टैबलेट्स चलती है 7 से 10 साल तक ओके, और कई पेशेंट्स में कीमोथेरेपी की अक्सर ज़रूरत हुँ, पड़ती है। इवन अर्ली स्टेज में भी कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ ज़रूरत जाती पड़ती है है। और भी कोई घबराने वाली बात नहीं होती। 3 से 4 घंटे हॉस्पिटल में लगते हैं हुँ, और करवा कर चले जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट होते हैं बट मैनेजेबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उन साइड इफ़ेक्ट्स को रोकने के लिए भी इंजेक्शन बहुत बने हुए हैं। तो पेशेंट के लिए अच्छा है। इसको कीमोथेरेपी से डरने वाली बात डरने वाली नहीं। बात नहीं। ओके, किसी-किसी केसेज़ में हमें रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ हुँ, जाती है। तीसरा जो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन ब्रेस्ट कैंसर है, ओके, जिनमें हमने ब्रेस्ट सेव किया होता है, हुँ, उसमें रेडिएशन लगानी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है? जब हमने पूरा ब्रेस्ट रिमूव किया है, तो रेडिएशन होने के चांसेस कम होते हैं। ओके। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं रेडिएशन का? रेडिएशन के कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुँ, नहीं होते, बस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कई बार थोड़ा-सा वो पार्ट हल्का-हल्का काला पड़ सकता है, ओके। बाद में ठीक हो जाता है। कोई ऐसे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अच्छा, जैसे कोई लेडी जब ब्रेस्ट सर्जरी करवा कर जाती है, तो फ़ॉलो अप के लिए उसको कितनी देर तक हॉस्पिटल्स में दोबारा चेकअप के लिए आना पड़ता है? सर्जरी के बाद मैं ये नहीं कहूँगा, सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी ये पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ये जब ये सारा खत्म हो गया, जी, रूटीन में हम कहते हैं हर पेशेंट को आप 3 से 6 महीने के बाद रेगुलर हुँ, फ़ॉलो-अप रहो। हुँ, नॉर्मली 3 साल के बाद ज़्यादा फ़ॉलो-अप की ज़रूरत हुँ, नहीं कहती, जो डब्ल्यूएचओ है या जो वेस्टर्न रिकमेंडेशन है, जी, बट इंडियन सेटअप्स में हम सभी पेशेंट को कहते हैं आप 3 से 6 महीने बाद एक बार आकर अपने डॉक्टर से मिलकर ज़रूर जी, जाओ। जी, जी, उसमें कुछ कोई लंबा-चौड़ा इलाज नहीं है, ना हुँ, कोई लंबे-चौड़े टेस्ट होते हैं, बट एक हेल्दी मैसेज आता है टू द पब्लिक जो हुँ, देखने आए हैं ओपीडी में, जो नए पेशेंट्स हैं, एक हेल्दी पेशेंट को जो इस प्रोसेस के थ्रू निकला हुआ है, जी, ट्रीटमेंट हुआ है, डायग्नोज़ हुआ है, हुँ, उसके बाद ठीक चल रहा है, उसको देखकर नए पेशेंट का हौसला बहुत बढ़ जाता है। तो मैं अपने इंडियन सेटअप्स के हिसाब से ज़रूर कहूँगा कि आप रेगुलर फ़ॉलो-अप पर 4-6 महीने बाद आने में हुँ। कोई दिक्कत नहीं है, आना भी चाहिए। बिल्कुल है। अ, अगर एक ब्रेस्ट पे कैंसर हुआ और वो ट्रीटमेंट भी पूरा प्रॉपर हुआ, सक्सेस हुआ, उसके बाद सेकंड ब्रेस्ट में भी चांसेस बढ़ते हैं? चांसेस होते हैं पर बहुत कॉमन नहीं होते हैं। सेकंड ब्रेस्ट इज़ आल्सो एट इक्वली हाई रिस्क, हुँ, पर बहुत कॉमन नहीं है, कोई ओके। ज़्यादा कॉमन नहीं है। मतलब लिमिटेड इफ़ेक्ट वेरी, होता है वेरी उसका। लिमिटेड। ठीक है। हाँ जी। एक मैमोग्राफी आपने बोला कि करानी पड़ती है। मैमोग्राफी से भी लोग इसी वर्ड से, इस नाम से भी डर जाते हैं कि मैमोग्राफी कराने के लिए जाना पड़ेगा, वहाँ पे पता नहीं क्या कुछ होगा। तो हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ कि मैमोग्राफी पे क्या किया जाता है? एक तो मैसेज है जिनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं है, एक
आम लेडी के लिए जिसमें फैमिली में कोई ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, उनको 40 की एज ग्रुप पर एक बार मैमोग्राफी ज़रूर करवा लेनी चाहिए। मैमोग्राफी के 2 पार्ट होते हैं। एक में ब्रेस्ट का एक्स-रे होता है और सेकंड पार्ट में ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। ब्रेस्ट का जो अब एक्स-रे कहते हैं तो थोड़ा-सा दोनों तरफ से प्रेशर अप्लाई किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, इसमें कोई पेन नहीं होती। मैमोग्राफी के लिए भी आपने जब जाना है, तो वही पीरियड्स खत्म होने के बाद 4 से 5 दिन के बाद जब ब्रेस्ट सॉफ्ट हो जाए, पेनफुल ना हो। जब इस टाइम में से पहले चले जाएँगे तो फिर पेनफुल होगा, हुँ, तो इसलिए अवॉइड करते हैं। अदरवाइज़ कोई इसका दिक्कत नहीं दिक्कत आती है। नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को ये बता दें कि क्विकली थोड़ा-सा ये बताएँ कि ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? हेल्दी लाइफ़स्टाइल, अपने वेट को कंट्रोल करना है, ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, ठीक है? एक्सरसाइज़ करनी है हमने, अल्कोहल को अवॉइड करना है, इंडियन सेटअप्स में तो वैसे ही लेडीज़ अल्कोहल नहीं लेती, अपना वेट मेंटेन करना है, ओवर द काउंटर हार्मोन्स नहीं लेनी है विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर्स, और ये प्रिवेंटिव टिप्स हैं। और ब्रेस्ट कैंसर ठीक होने वाली कैंसर है, इसको जितनी जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे, उससे ब्रेस्ट सेव भी हो जाएगा, ट्रीटमेंट भी छोटा होगा, कॉस्टली नहीं होगा, और इसको ठीक करने के लिए सर्जरी, ऑपरेशन एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर से, जिनको अपने डाटा का पता है, इतने साल से फ़ॉलो अप कर रहे हैं, उनसे करवाना बहुत ज़रूरी है। यही मेरा मैसेज है ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच सर इतना इंसाइटफुल और वैल्यूएबल मैसेज देने के लिए। अगर ये नॉलेज से भरा एपिसोड आपको पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे फीमेल्स कैंसर की, जिनमें सर्विक्स, यूट्रस और ओवरी के कैंसर्स के बारे में बात होगी।